हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन। मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एसी, आरपीएससी, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, भारत के और जितनी भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगी बायोलॉजी, और जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन और उसके कंपोनेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी आप मेरे साथ जैसा भी इंटरनेट आता है, जैसी भी वीडियो क्वालिटी आती है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चा। उसके बाद में मैं आपको इतने सारे नोट्स परीक्षागढ़ पे डाल दूंगा। 12 दूनी 24 पेजेस हैं, 6 घंटे लगे एग्जैक्टली 6 आवर में ये 24 पेज मुझसे तैयार हुए हैं। बहुत जगह से तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है ना बेटा। टाइम पे तो जब आऊंगा जब इंटरनेट आएगा। भाई मेरा तो काम इंटरनेट से, बाबू मैं तो घर पे रहता हूं, मैं तो यहीं पे हूं, लेकिन इंटरनेट की वजह से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। ओके, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भोजन और उसके अवयव, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में फूड केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है बाबू, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे तो हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। कभी कभी छोटी बहुत दिक्कतें जो होती है ना, उनसे हमें लड़ना चाहिए। ठीक है ना। अभी तुम देखना, तुम्हें जब क्लास एंड हो जाएगा, जब मैं नोट्स दे दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी बना दूंगा। और क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही ज्यादा मतलब मस्त आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 08, क्लास 08, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी एंड अदर्स। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड की। ठीक है, तो देखो फूड फूड हमें क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले बात क्या आती है, क्योंकि भाई जैसे अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स देखें, फॉर एग्जांपल जैसे भी हम बात करें अपने इसकी क्या नाम है, अपने मोटरसाइकिल की बात करें, बाइक की बात करें, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि जो बाइक है, जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, फ्यूल नहीं डालेंगे, ईंधन नहीं डालोगे, तब तक वो नहीं चलेगी। तो एक तो आपको उसे ईंधन देना पड़ेगा जिससे कि वो चल पाए। दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी बाइक खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी जो, ठीक है, आपकी जो साइंस होगी, मतलब वो जो आपकी जो बाइक होगी उसमें कभी कभी काले तेल की जरूरत पड़ेगी आपको, जो ऑयलिंग करते हो इंजन को स्मूथली चलाने के लिए। तो इन सब से ही जिस तरह बाइक को जरूरत होती है, इसी तरह जो मानव शरीर होता है या जो एनिमल्स की बॉडी होती है, या मैं कहूं जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं, जितने भी जीवित तंत्र होते हैं, जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं या जितने भी बच्चा जीवित तंत्र होते हैं, इन सबको भी जो भोजन होता है, ये जो फूड होता है, इसकी जरूरत उसी हिसाब से पड़ती है जिस हिसाब से नॉन लिविंग थिंग्स को अदर चीजों की, मतलब उन्हें फ्यूल वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो भी देखो, जब जीवन बनता है तो वो एक सिंगल सेल से बनता है। एक सिंगल सेल होता है, एक एकल कोशिका होती है। जब जायगोट फॉर्म होता है माता और पिता की कोशिकाओं से, तो एक एकल कोशिका बनती है, एक सिंगल सेल बनता है जिसे हम जायगोट कहते हैं। अब ये जो सिंगल सेल है, इस जायगोट में क्या होता है बच्चा, डिवीजन होता है। इस जायगोट में क्या होता है, विभाजन होता है, डिवीजन होता है। और ये जो विभाजन या डिवीजन होता है, जब कोई चीज बटती है तो इसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली बात यहीं से आ गई कि फूड की जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि फूड की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें फूड से एनर्जी मिलती है, अपनी डेली के काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। या तो डेली के काम समझ लीजिए आप, या जो भी हमारे शरीर के अंदरूनी और फंक्शंस होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है बच्चा। दूसरी चीज, अब क्या हुआ बाबू कि कभी मुझे चोट लग गई, कभी मुझे छोटी मोटी चोट लग गई और उस चोट से मुझे घाव बन गया, एक छोटा सा मुझे चोट से बन गया घाव। तो अब मुझे, हाँ बेटा आज से पढ़ाई करोगे सौरभ, फायदा होगा, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ बच्चा, तो उसमें क्या करेंगे आप कि जब आपका मतलब घाव वो भरेगा
तो उसको घाव को भरने के लिए नए सेल बनेंगे, रिपेयर की जरूरत होगी, उसमें जो टूट फूट होगी उसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना बेटा? जो कोई बोल रहा है उसको बोलने दो, मेरा ईश्वर देखता है हर एक चीज को, मैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देता हूं आज तक, ठीक है ना? तो उसके बाद में क्या हुआ, सेकंड चीज हमें क्या हुई कि जो हमारे सेल में टूट फूट हो जाती है, सेल में जो टूट फूट हो जाती है उसकी रिपेयर की जरूरत, उसकी रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है? ग्रोथ, जब आप छोटे होते हो, जब आप छोटे बच्चे होते हो और फिर उससे आप बड़े होते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, तो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है सर, फिर तीसरी कभी क्या होता है कि बाबू आप बीमार पड़ जाते हो, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, जब हमें डिसीज हो जाती है, बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो उन डिसीज से फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए भी हमें फूड की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि सर फूड तो नहीं जाने कितने प्रकार का हम खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, दही भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, आइसक्रीम, और कभी दाल खाते हैं, कभी कुछ। तो सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो फूड है इसके अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो ये सब चीजें करती हैं, छोटे से बड़ा करती हैं, सेल में टूट फूट करती हैं, बीमारियों से लड़ने में रक्षा करती हैं, ऊर्जा देती हैं, ठीक है ना? तो यहीं से आ गया कि फूड का होता है कुछ ना कुछ कार्य। अब वो जो कार्य करता है, जो फूड के अंदर चीज होती है, उस फूड के अंदर की जो चीज है उसे हम कहते हैं बच्चा न्यूट्रिएंट। हम उसे क्या कहते हैं बाबू? न्यूट्रिएंट्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। समझ गए नहीं मेरी बात को? पोषक तत्व। तो बेटा ये वो चीजें होती है मेरे साथी जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। इन ये फूड के अंदर पाए जाते हैं और ये वो सारे काम करते हैं, चाहे वो एनर्जी देना हो, ऊर्जा देना हो, चाहे हमारी शरीर का निर्माण करना हो, बॉडी बिल्डिंग हो, शरीर का निर्माण करना हो, या बाबू बीमारियों से हमारी रक्षा करनी हो। तो इन सब का जो काम होता है ये कौन करते हैं? ये न्यूट्रिएंट करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता था, मैंने आपको पढ़ाया जो सेल होता था, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता था कि सर जी वो ऊर्जा देती है, ठीक है भैया। लाइसोसोम का काम क्या होता था कि शरीर में मान लो हमारे सेल के अंदर कोई चीज खराब होगी ना सर, तो वो उसे पचा लेता था, मतलब वो एक तरीके से सफाई कर्मचारी का काम करता था। बहुत अच्छे बेटा। मैं पूछूं न्यूक्लियस का काम क्या होता था कि सर जैसे हमारा दिमाग होता है इसी तरह जो हमारे सेल की फंक्शनिंग जो होती है, सेल की फंक्शनिंग जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो यहीं से जैसे सेल के अंदर अलग अलग चीजों का अलग अलग काम है, तो इसी तरह फूड के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनके भी अपने अपने काम हैं, इनके भी अपने अपने कार्य हैं। हाँ, जिस तरह से कंप्यूटर का सीपीयू, इसी तरह से कोशिका अर्थात सेल के अंदर न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर करते हैं। अब आ जाते हैं कि सर ठीक है, ये हमने आपकी बात मान ली कि न्यूट्रिएंट होते हैं, तो सर न्यूट्रिएंट होते कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। किस नाम से जानते हैं बच्चा जी आप? इन्हें आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड होते हैं प्रोटीन, बताऊंगा देखना, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्या होते हैं बच्चा जी? प्रोटीन। तीसरी चीज क्या होती है? मैं मजबूर हूं, मैं कैसे ही मैंने सारे कनेक्शन ले लिए, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, पतंजलि नहीं लिया बस, बाकी मैंने सारे ले लिए। मैं कैसे करूं? थोड़ा सा हिम्मत रखो यार, थोड़ा सा हिम्मत रखो, ठीक है? अब कुछ चीजें अच्छी समझने के लिए आपको कुछ तो समझना पड़ेगा। रोज शाम को 7 बजे क्लास चलती है, ठीक है? अब करोगे तो मैं पतंजलि भी ले लूंगा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ब्रॉडबैंड नहीं आता इधर गांव में, भगवान करे आ जाए तो सबसे पहले मैं ही ले लूंगा, ठीक है? ओके। मिनरल्स होते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? विटामिन होते हैं। लिख लो इनको सबको, जितना भी आपसे लिखा जा रहा है छोटा छोटा। उसके बाद में छठी चीज जो आती है वो होती है वाटर, जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? जल। तो बच्चा हमारे जो शरीर के अंदर जो मैंने बताया, कुछ ऊर्जा देते हैं, कुछ कोई अदर अलग चीजें देते हैं, ये सब चीजें कौन से देते हैं? जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्व। कितने होते हैं? मुख्य 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन,
और जल अर्थात वाटर। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं कि अब मैंने क्या बताया था, जैसे सेल के अंदर अलग अलग चीजें अलग अलग काम करती हैं, उसी तरह ये जो चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके भी कुछ ना कुछ अलग अलग कार्य होते हैं, इनके भी कुछ ना कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। तो उसी कार्य के आधार पर हमने 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को बांट लिया। जो ये वर्क करते हैं उसके आधार पर हमने न्यूट्रिएंट्स को कितने पार्ट्स में बांट दिया? 3 पार्ट्स में। मुख्य रूप से किसके आधार पर? फंक्शन क्या है उनका, अर्थात इनका कार्य क्या है। ठीक है ना, सब बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जब बायोलॉजी 3 खत्म होगी तो आप बायोलॉजी में माहिर होंगे। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं एनर्जी गिविंग फूड। कार्य के आधार पर जो न्यूट्रिशन है, जो आपके अंदर फूड के जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं? एनर्जी, मतलब ऊर्जा वाले। अगर आप बेटा पहली बार इस बेकार से चैनल को देख रहे हो, जैसा भी है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। कुछ दिन क्लास ऑफ थी तो बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, गालियां भी पड़ी, लेकिन वो अच्छा ही याद नहीं रखी। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस मिल जाए। पीडीएफ भी दूंगा बच्चा। ठीक है। लेकिन पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, बिना वीडियो देखे कुछ समझ में नहीं आएगा, आज ही बता दे रहा हूं मैं। ठीक है ना। एनर्जी गिविंग फूड मतलब ऊर्जा देने वाले खाने या ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। सेकंड होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग अर्थात शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, जो हमारे शरीर का क्या करते हैं बच्चा जी? निर्माण करते हैं। तीसरी चीज जो होती है वो होती है, अब देखो भाई, हमें एनर्जी मिल गई काम करने के लिए, हमारे शरीर का निर्माण हो गया, छोटे से बड़े हो गए। तीसरी चीज क्या आती है? अगर हम पे बीमारियां हमला कर दें, अगर हम पे बीमारियां हमला कर दें तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब कुछ हमारे डिफेंसिव फूड भी होंगे, जो मतलब हमारी रक्षा करेंगे, जो हमारी बीमारी आदि से रक्षा करेंगे। ठीक है बच्चा जी। अब आगे आ जाते हैं। अब ये ऊर्जा देने वाले फूड कौन से होते हैं? तो बाबू देखो, ऊर्जा हमें बहुत सारे और भी चीजें देती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें ऊर्जा देती हैं बेटा, 7th वीडियो सब प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। जो मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले फूड होते हैं उन्हें आप इंग्लिश में कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छे से पढ़ेंगे, आज इसका ऐसा ऑपरेशन कर देंगे कि कार्बोहाइड्रेट को लगेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट था, कुछ और था। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चा जी। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनर्जी देते हैं। और ये मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, जो हमारे शरीर में मेनली एनर्जी देने का काम करते हैं, जो बॉडी बनाने का काम करते हैं। मतलब एक शरीर से एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, बॉडी एकदम 16 का डोला, वो वाली 56 इंच की छाती बढ़ा के जो लंबा हो जाता है। ठीक है ना। तो वो जो होते हैं, जो आपकी बॉडी बनाते हैं, जिसे बॉडी बिल्डर खाते हैं, वो कौन सा होता है? वो होता है बच्चा जिसमें आपकी चोट लग जाती है, आपके घाव भरते हैं, ये जो सब कुछ होता है, ये होता है बच्चा, ये होते हैं हमारे प्रोटीन। ये हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स, प्रोटीन। ठीक है। जो डिफेंसिव होते हैं, जो हालांकि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमें फैट भी देते हैं। और याद रखना, इमरजेंसी के समय जब आप भूखे रहते हो, जब आपको नहीं मिल पाता, मतलब जब आप भूखे रहते हो, आपको खाना नहीं मिल पाता, व्रत वगैरह होता है, तब ये जो प्रोटीन है ये एज अ फ्यूल या एनर्जी की तरह भी काम करता है। मतलब इसके पचने से भी एनर्जी इमरजेंसी में मिलती है। इसी तरह फैट भी होते हैं, जो फैट होते हैं ना, फैट कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसी तरह फैट भी होते हैं। हालांकि फैट का जो मेनली काम है वो क्या होता है कि ये रक्षात्मक बनाता है, ये रक्षात्मक वो बनाता है, लेकिन कभी कभी वो वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है। डिफेंसिव ये होते हैं बच्चा मिनरल्स एंड विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन। इसके अलावा जो ये वाटर होता है, ये तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये सारी, इनमें से बहुत सारी चीजें पानी में घुलकर ही अपना काम करती हैं। ठीक है। तो ये अब मैंने क्या बताया? सबसे मैंने बताया फूड क्यों जरूरी होता है। फूड को कार्य के हिसाब से हमने बांटा। जब हमने फूड को कार्य के हिसाब से बांटा तो हमने जाना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है। तो हमने जाना कि बेटा एनर्जी मिलती है हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो गया, फिर ठीक हो गया। तो कभी कभी आएगी, फिर कभी कभी नहीं आएगी। ठीक है। उसके हाँ, फिर से समझ लो,
लगभग 50 से 80%, लगभग 80% तक की जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है। बॉडी बिल्डिंग आ जाती है शरीर के निर्माण, जो मतलब शरीर का निर्माण करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का काम तो आपको मैंने बता दिया, शरीर का निर्माण करता होता है। लगभग हमारी बॉडी का 15% हिस्सा, जो 15% हमारी बॉडी का पार्ट होता है, वो किसका बना होता है बच्चा? वो प्रोटीन का बना होता है। उसके अलावा मिनरल्स, खनिज और जो विटामिन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में विटामिन भी बोलते हैं, ये हमारा काम करते हैं बीमारियों आदि से लड़ने में, रक्षा, और भी हमारे एनर्जी की यूनिट भी होती है, और भी हमारे शरीर की बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाने में, सही रूप से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम एक एक को लेकर चल रहे हैं और हमारे पास आगे आ जाता है मेनली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, क्या ग्लूकोज होता है, क्या फ्रक्टोज होता है, क्या माल्टोज होता है, या कोई भी काम और होता है। ठीक है, अभी बताओ बेटा, कार्बोहाइड्रेट को तो हमें और बेस्ट तरीके से बताना है, आप जरा भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब बेटा आप लेट आओगे तो कैसे समझ में आएगा? हम लोग भोजन पढ़ रहे हैं और भोजन के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, भोजन जो हम खाते हैं, असल में उसे खा तो लेते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम उसे खाते क्यों हैं, उससे हमारे शरीर में क्या क्या फायदा होता है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, तो वो सब आपको जानना जरूरी है, वही हम पढ़ रहे हैं। और आपकी ये रेलवे आदि एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो बच्चा मेनली ये इसमें जो मौजूद होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं मेनली तत्व? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और बच्चा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना बच्चा जी, हमें ऊर्जा देते हैं। लगभग बॉडी की 50 to 80% ऊर्जा की जो जरूरत होती है वो कहां से पूरी होती है? वो यहीं से पूरी होती है। आगे बात करेंगे इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, अगर हम इसके सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फॉर्मूला हम कार्बोहाइड्रेट का देखें तो ये होता है CxH2OY। X यहां पे कार्बन एटम है और H2O यहां पे Y के मॉलिक्यूल है कि कितने मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है ना बेटा, फैन तो चल ही नहीं रहा बाबू, फैन तो चल ही नहीं रहा। CxH2OY, अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनर्जी देते हैं हमारी मेनली शरीर को। 50 to 80% ऊर्जा की जो शरीर में जरूरत होती है वो यहीं से पूरी होती है। बाबू अभी आप रुको, जो लेट आए ना वो लोग रुकना, देखना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए CxH2। अब मान लो मैंने कार्बन ले लिया 6 और वाटर मॉलिक्यूल भी मैंने ले लिए 6। मैंने कार्बन भी कितने लिए? 6, और मैंने वाटर मॉलिक्यूल भी Y भी कितना लिया? 6, मतलब X भी 6 और Y भी 6। तो देखो C6H2O और Y भी 6। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, ये क्या बन गया मेरे बच्चे? C, मैंने कार्बन 6 कार्बन लिए, 6 कार्बन लिए और वाटर मॉलिक्यूल कितने लिए? 6। जब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो कार्बन भी कितने हो गए? 6, 6 दूनी 12 हो गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, अर्थात ये मेरा क्या बन गया? ग्लूकोज। तो क्या कहा मैंने कि जिसे आप ग्लूकोज ग्लूकोज करते रहते हो, ये ग्लूकोज क्या होता है? असल में कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? एक टाइप होता है। ठीक है, और इसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, मतलब इसका कार्बोहाइड्रेट का? CxH2OY। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे चीजों के बारे में बात करते हैं। ये जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने ग्लूकोज बनाया। आगे देखते हैं, तो देखो जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सिंपल भी होते हैं और हायर भी होते हैं। तो जो हायर या उच्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये उच्च कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद में, जब आपकी बॉडी में पाचन हो जाता है, पचने के बाद में ये किस में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। याद रखिएगा
जो ग्लूकोज होता है ये सबसे सिंपल, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हायर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमें प्लांट वगैरह से मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मेनली कहां से प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट से, पौधों से। ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे, वहां से होते हैं। हायर डाइजेस्ट होने के बाद में किस में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। ये सब में जब आपको न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां और अच्छे से समझ में आएगा। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, और ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का क्या होता है बच्चा? ऑक्सीडेशन, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जाता है। मेरी बात आप समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट, जो हायर कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट पौधों से मिलते हैं। जैसे आपने गेहूं खाया, आपने गेहूं खाया, गेहूं की रोटी खाई, तो गेहूं की रोटी में जो बहुत ज्यादा, जो गेहूं की रोटी होती है, व्हीट होती है, उसमें बहुत ज्यादा हायर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब उसमें स्टार्च होता है। मैं अभी सारा समझा दूंगा, पूरी क्लियर आ जाएगा। फिर जब उसमें स्टार्च होता है तो आप उसे खाते हो, तो मुंह में जब आप चबाते हो तो स्टार्च बदल जाता है माल्टोज में। हमारे मुंह में ट्रिप्सिन, उसका नाम भूल गया मैं अचानक से, एक टाइलिन, टाइलिन और अमाइलेज, टाइलिन और अमाइलेज नाम के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो उसको पचाते हैं, और पचा के जब स्टार्च पूरी तरीके से पच जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज नाम की चीज होती है। ग्लूकोज एक होता है फ्रक्टोज और एक होता है बच्चा गैलेक्टोज। ये तीन ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो डायरेक्टली हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में सोख लिए जाते हैं और डायरेक्ट हमें इनसे एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से प्राइमरी, प्राथमिक रूप से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं पौधे के द्वारा। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, याद रखना। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन तीनों के सेम फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना बच्चा? तीनों के क्या होते हैं? सेम फॉर्मूले होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब आप कौन कौन से भोजन से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये तो हमारी डेली लाइफ में होता है। सबसे ज्यादा आप क्या खाते हो? सबसे ज्यादा आप क्या खाते हो? अनाज। अनाज क्यों खाते हो? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप वहां जा रहे हो स्विमिंग करने, तो आपसे कहते हैं कि बेटा केला खा के जाओ या आप पटेटो खा के जाओ, है ना? पटेटो मतलब आलू खा के जाओ या केला खा के जाओ, तो इसका मतलब वो सब चीजें आपको क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं। रेड बुल पी के जाओ, इसका मतलब उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते होंगे। और तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत किन किन सोर्सेस से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। तो देखिए, तो गेहूं, व्हीट, लिखते रहो हिंदी में, बाजरा, राइस, चावल, मक्का, मेज, कॉर्न भी कह सकते हो इसे, ज्वार, बाजरा, बार्ले, जौ, हनी, शहद, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे जो होते हैं। बेटा ये आरपीएफ में भी आएगा। आप कहां रह रहे हो? 50 नंबर की जो जीएस आएगी उसमें 20 नंबर की साइंस आएगी, लिख लेना इसे इसी आज ही। ठीक है ना? बनाना, पटेटो, ये सब में क्या पाया जाता है? इन सब में बनाना, पटेटो, मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिल्क, दूध। हिंदी में फिर से बता देता हूं, गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, शहद, सूखे मेवे, केले, आलू और दूध, इन आदि एक्सेट्रा, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है। और मैं एक बात बताऊं, जितनी भी मीठी चीजें होती है ना, मीठी चीजें, जो स्वीट चीजें होती हैं, मीठी चीजें, उन सब में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, क्लियर नहीं है बाबू? मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास यही एक ऑप्शन है और नहीं। दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है। कैसे बताऊं यार, मैं कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहां से इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक वर्ड समझाना चाह रहा हूं,
जिस वर्ड का मतलब है हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वर्ड में कई बार आगे यूज करूंगा तो आपको कोई दिक्कत ना आए कि ये सर हाइड्रोलाइसिस होती क्या है। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखो, अगर आप पानी का सहारा लेके, वाटर मॉलिक्यूल्स या जल का सहारा लेकर किसी चीज का ब्रेक डाउन कर देते हो, किसी चीज को तोड़ देते हो, ब्रेक डाउन या उसको और सरल में तोड़ देते हो, सरल में तोड़ देते हो, ठीक है। तो किसका सहारा लेके? वाटर का सहारा लेके, जल का सहारा लेके, तो ऐसे वर्ड को आप क्या कहोगे? हाइड्रोलाइसिस। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें बेटा फलों में होता है फ्रक्टोज, आगे आएगा बताऊंगा मेरे बच्चे। तो जो हाइड्रोलाइसिस होती है, तो हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कहने का मतलब कि मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, ये मैंने 4 चीजों से मिलकर बनाई, 1 2 3 4 खाने मैंने पानी से हटाया, और पानी से हटाने के बाद में इसको क्या क्या कर दिया? अलग अलग में तोड़ दिया, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? हाइड्रोलाइसिस। और हिंदी में जल अपघटन, मतलब जल का प्रयोग करके मैंने उसको तोड़ दिया। देखो पहले 4 मैंने कंटिन्यू कर रखे थे, अब मैंने एक एक तोड़ दिया। तो इसी हाइड्रोलाइसिस के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चे, वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 मोनोसैकेराइड। नंबर 1 क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। किसके आधार पर? हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ जाएगा जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। अब तुम्हारी समझ में एक चीज आई होगी, सर ये सैकेराइड क्या होता है? ये क्या आप अजीब अजीब से वर्ड लिख रहे हो? तो मोनो माने होता है बेटा एक, सिंगल। मोनोरेल का नाम सुना होगा, दिल्ली में चलने वाली है सिंगल रेल, मोनोरेल। तो सिंगल शुगर, सैकेराइड का मीनिंग क्या होता है? शुगर, जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? शर्करा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर, शर्करा या शुगर, ठीक है। मोनोसैकेराइड कहने का मतलब जो कृपया एक प्रकार की चीजों से बने होते हैं, कृपया एक मतलब लगभग एक चीज से बने होते हैं, सिंगल से, ठीक है ना। आज सारा समझ में आ जाएगा, रुक जाना, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, देने दो उन्हें गाली, उनका भगवान मालिक है, देने दो, ठीक है ना। वो एक दिन भगवान जब उनके साथ खिलवाड़ करेगा ना, गालियां देगा, तो वो याद करेंगे दुनिया को। दूसरी चीज डाइसैकेराइड। डाई मतलब, अब अपने आप समझ जाओगे आप लोग, इतने स्मार्ट होशियार तो हो आप लोग, मुझे पता है। डाइसैकेराइड, सैकेराइड्स, ठीक है बच्चा। तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं, समझना। देखो मोनो माने एक प्रकार की चीजों से बने हुए, जैसे कि मान लो मैंने ये खाना बना दिया, ठीक है। दूसरे डाई माने दो शुगर से बने हुए, मतलब ऐसे ऐसे 2 खाने का मिक्सचर, ठीक है। तीसरे होते हैं पॉली होता है मेनी, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कितने सारे, न जाने कितने सारे। पॉली माने मेनी, तो मतलब जो एक शुगर से मिलके बनते हुए मोनोसैकेराइड। अब जब एक व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वो सरल रहा होगा, सरल होगा ना, होगा सिंपल होगा। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना बाबू, ये होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एकदम सरल। दूसरा डाइसैकेराइड, 2 शुगर वाले, मतलब ये एक और एक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शुक्र है मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, शुक्र है मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलके बनता है सुक्रोज। तो इसीलिए मैंने क्या नाम लिया था? शुक्र है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। और सुक्रोज को मैं क्या कहूंगा? डाइसैकेराइड, ठीक है। तीसरे वाले होते हैं पॉलीसैकेराइड, ये और भी खतरनाक होते हैं, ये कई सारे हजारों से भी ज्यादा सैकेराइड से, शुगर से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च,
बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलती हैं, जब जाके बहुत सारे ग्लूकोज इसमें शामिल होते हैं तब जाके एक ये मंत्री जी बनते हैं। तीसरे, एक सेल्यूलोज नाम की चीज सुनी होगी आपने। सेल्यूलोज कहां सुनी है बताओ? एक सेल्यूलोज नाम की चीज आपने बनी होगी, बाप शाबाश। सुक्रोज मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बताओ मुझे कि ये कहां पे मिली होगी? हैं कहां पे बेटा? डायरेक्ट दायर होगी यूपी पुलिस में, टेंशन मत लो, ठीक है ना? नाटक मत करो, अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है भैया, ठीक है। अब ये मुझे बता दो, सेल्यूलोज कहां पढ़ा था आपने? बिल्कुल सही संधू, रोमियो, फरमान, वेरी गुड, शाबाश। अरे यार ये पता है गधे रह जाएंगे, इनको कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने की चीजें कि पढ़ाना क्या होता है, कैसे आदमी भूल के पढ़ाता है, कैसे खो जाता है उस समय। किसी चीज को याद कराने के लिए कुछ वर्ड बोल दिए तो उसमें भी इनको उंगली करनी है। कहां से इनकी बुद्धि खराब हो गई है, मेरी समझ में तो आता नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहां पाया जाता है? जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति पौधों की, वो क्या किसकी बनी होती है? वो इसी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो मैं कहूं कि सेल्यूलोज किसका उदाहरण है, तो आप तुरंत बता देंगे किसका उदाहरण है वो? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहां से हो गया, एक क्वेश्चन यहां से हो गया, आपसे पूछा जाएगा सेल्यूलोज क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर आपसे पूछेगा सुक्रोज किस किस का बना है? आप बता दोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो यूनिट होती है डाइसेकेराइड। दोनों चीजें आपको आराम से याद हो जाए, ठीक है ना बच्चा? ये सारी चीजें आप देखना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस भरोसा रखना। जब मुझे कोई चीजें, जब तक मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता तो मुझे वो क्लास लेनी नहीं आती। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पागल बनाना मुझ पे नहीं आता बाबू। कैमरे का भी जरूर जल्दी कुछ कर लेंगे, ठीक है ना बच्चा? चलो ये तो हो गया। एक आपने एक वर्ड कहीं सुना होगा, ओलिगो। ये आपने सुना होगा, ओलिगोसेकेराइड। तो ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, हालांकि ओलिगोसेकेराइड देखो मैंने क्या कहा था, मोनो में तो एक होता है, एक शुगर। डाई में कितनी शुगर होती है? दो। तो बेटा ओलिगो अगर 3 से लेके 10 तक है, 3 से लेके 10 तक शुगर है, थोड़ी सी लाइट बढ़ी है। ओलिगो देखो, डाई में दो होगी, दो शुगर, और अगर शुगर 3 से लेके 10 तक है तो उन्हें आप ओलिगोसेकेराइड कह सकते हैं, ठीक है ना? ओलिगोपॉली याद है ना? ओलिगोपॉली जहां दो से ज्यादा सेलर होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स की बात है। ओलिगो और पॉली, पॉली माने 10 से ज्यादा। जब 10 से ज्यादा शुगर आपके पास है तो उसे आप क्या कहोगे? पॉलीसेकेराइड, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। किसकी बात करते हैं? मोनोसेकेराइड। बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी अगर आप दिल से सीखना चाहोगे तो। मोनोसेकेराइड सिंगल वाले, ठीक है ना? मोनोसेकेराइड्स, शाबाश, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH2ON। CH2ON मतलब यहां N की जो वैल्यू होती है उसे मान लो, अगर आप N की वैल्यू 1 रखते हो, या 1 तो इसमें रहेंगे नहीं, 3 से स्टार्ट होती है, ट्रायोज, टेट्रोज, इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कितना रखता हूं? इसकी वैल्यू 6 रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O11। तो मैंने आपको क्या बताया था? O6, C6H12O6 की जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो एक मोनोसेकेराइड है, क्योंकि ये सबसे सिंपल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा? सबसे सिंपल, या क्या कहूं, सबसे सरल होते हैं, मोनोसेकेराइड, ठीक है। और अब इसी के आधार पर कि यहां पे कार्बन एटम कितने हैं, एक है, दो हैं, तीन है, चार है, ठीक है ना? अब क्लियर दिख रहा होगा ना? तो उसी के आधार पर कि कार्बन एटम कितने हैं, उसी के आधार पर हम देख लेते हैं कि मोनोसेकेराइड के और कितने टाइप होते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्राइओज, एक बात याद रखना, आपने पढ़ा है ग्लूकोज, ये कभी सोचा है ये ओज क्यों लगता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, सुक्रोज, ये ओज क्या बताता है? ये ओज क्या बताता है बताइए?
हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या? बताओ बच्चा, देख लो अगर हो जाए, बताइए बताइए। तो ये जो ओज शब्द होता है ना, ये बताता है शुगर, शर्करा, कि ये जितनी भी चीजें हैं ये शुगर हैं, ये शर्करा हैं। ठीक है, ये जो ओ शब्द है, ओएसी, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, जो ओएसी शब्द है क्या बताता है? ये बताता है शुगर। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या कहा कि अब आगे लगते हैं, देखो कैसे आएगा। तो पहला जो मोनोसैकेराइड का हमने जाना वो हो जाता है ट्राइओज, मतलब 3 शुगर, मतलब उसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। इसके एग्जांपल है आपके पास, जैसे ग्लाइसिरल डिहाइड, ग्लाइसिरल डिहाइड, ये जो ग्लिसरल डिहाइड होता है, ये जो ग्लिसरल डिहाइड नाम का लोग पता है चिढ़ते हैं कि इसके पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी इससे बच्चे इतने क्यों जुड़े हुए हैं। तो ट्राई माने क्या होता है? तीन तीन कार्बन एटम। जो ग्लाइसिरल डिहाइड होता है, ये जब हम सांस लेते हैं ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हमारी कोशिका में श्वसन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं कोशिकीय कोशिकीय श्वसन में। तो ग्लाइसिरल डिहाइड जो है, ये इसका एग्जांपल है ट्राइओज, जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? 3 कार्बन। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है इसमें टेट्रोज। सेकंड क्या आ जाते हैं इसमें? टेट्रोज। तो टेट्रा माने क्या होता है? 4, तो उसमें 4 कार्बन होते हैं। और 4 कार्बन वाले का जो एग्जांपल है वो हो जाता है इरिथ्रोज, ERY, अभी दिख रहा है TH, इरिथ्रोज। ये बेटा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट, पूछ सकता है, तो आप वहां पे क्या बता दोगे? ग्लाइसिरल डिहाइड, क्योंकि उसमें 3। तो इसको देखो, अगर आप अलग अलग पढ़ोगे, ग्लिसरल डिहाइड 3 बार में आपको बोलना पड़ रहा है, इसका याद कर लोगे इरिथ्रोज, तो इसको याद कर लोगे कि रोज 4 कार्बन एटम, 4 फूल होते हैं रोज में, इरिथ्रोज। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ट्राइओज 3 ग्लिसरल डिहाइड, टेट्रोज 4 कार्बन एटम, अथेरोज। ये मुझे पढ़ाना क्यों है आपको मैं भी बताऊंगा आगे, जब आप राइबोज तक पहुंचोगे, जब आप राइबोज पे पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे जो 5 होती है पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम वाली जो शुगर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटोज होती है हमारी 5 कार्बन एटम। क्या होती है? 5 कार्बन एटम। इसका एग्जांपल है राइबोज। अब कहूंगी कहीं ये वर्ड सुना है आपने? राइबोज नाम का वर्ड, राइबोज नाम का वर्ड आपने नहीं सुना है बच्चा? तो आप कहोगे बिल्कुल सुना है गुरुदेव। कहां सुना है? कि जो आरएनए होता है वो किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। कि सर जो आरएनए होता है वो किस शुगर का बना होता है? वो राइबोज शुगर का बना होता है। राइबोज कैसा सैकेराइड है? तो राइबोज मोनोसैकेराइड है। राइबोज मोनोसैकेराइड में किसका टाइप है? कि राइबोज मोनोसैकेराइड में पेंटोज का टाइप है। क्लियर हो गया ये बात? तो राइबोज पेंटोज का टाइप है। पेंटोज क्यों? क्योंकि उसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। जब मैं आरएनए डीएनए आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, बफरिंग अभी भी हो रही है क्या बच्चा मेरे? हाँ बिल्कुल, आरएनए होता है राइबोज। राइबोज क्या होता है? 4G नहीं आ रहा इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नीरज सिंह आप बेटा बर्बाद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। यहां तक समझ में आ गया? आरएनए का होता है साथ साथ एटीपी एक्सेट्रा जो होती है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें भी पेंटोज का काम होता है, उसमें भी राइबोज का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये हो गए 5 कार्बन एटम वाले। अब मुझे एक एग्जांपल बताओ हेक्सोज। हेक्सोज का एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल आप बताओ हेक्सोज का, जिसमें 6 कार्बन एटम आते हैं। जरा बताओ आप लोग, बताइए फटाफट, बताइए बताइए इसका बताइए।
बताइए इसका कोई एक एग्जांपल बताइए आप लोग। बहुत अच्छे अशोक, शाबाश बच्चे, बिल्कुल सही। ग्लूकोज, तरुण, गोलू, शाबाश शाबाश शाबाश। यकीन, वेरी गुड, शाबाश। हितेश, मनीषा, वेरी गुड बेटा। नैन्सी, शाबाश। अरुण, अशोक, बिल्कुल सही। तो हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम, और 6 कार्बन एटम वाले में मैं भी आपको बता चुका था ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज भी तो उसका एग्जांपल है। आप फ्रक्टोज दे सकते हैं, आप गैलेक्टोज दे सकते हैं, ठीक है ना, ये सब सारे के सारे। और मैं भी आपको बता चुका हूं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये हेक्सोज होते हैं, मतलब 6 कार्बन एटम होते हैं इनके अंदर। किस किस के अंदर? ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर। इन सबका फॉर्मूला क्या होता है तीनों के तीनों का? C6H12O6। और ये बाबू तीनों के तीनों हमारे ब्लड में डायरेक्ट, हमारे रक्त में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे रक्त में डायरेक्ट सोख लिए जाते हैं, या कहें तो अवशोषित कर लिए जाते हैं। डायरेक्ट हमारे ब्लड में क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। भानु प्रताप सिंह, कर लो बेटा डिसलाइक, क्या कर लोगे उससे? ठीक है, अवशोषित। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश। आगे बात करेंगे डाइसैकेराइड की। आगे किसकी बात करेंगे? डाइसैकेराइड्स। ये अच्छे से रख लेना। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम। इनमें से कोई भी, इनमें से कौन सा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं होता? उसमें 4 एग्जांपल दे देगा, 3 ये दे देगा, 1 स्टार्च। तो आप तुरंत बता दोगे कि सुक्रोज या स्टार्च ये सब नहीं एब्सॉर्ब होते। क्लियर है ना? ये भी एक क्वेश्चन आता है आपके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स जो इसमें दो शुगर होती है। कितनी शुगर होती है? 2 शुगर होती है। तो डाइसैकेराइड की बात करेंगे, 2 शुगर से मिलकर बनते हैं, जिसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सुक्रोज, अभी मैंने बताया तो शुक्र है, एक ट्रिक सी बताई थी, छोटी सी शुक्र। तो सुक्रोज जो होता है, मैंने क्या बताया, 2 से मिलकर बनता है। 2 सिंपल शुगर होती है इनके अंदर, 2 सिंपल शुगर। कहने का मतलब कि अगर मैं सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करूंगा, आपके शब्द जो आप यूज करते हो ना, उन्हें देख के तो मेरा ईश्वर भी खुश हो जाता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं। और तुम लोग बनने की सोचते हो, प्रधानमंत्री हैं, भिखारी भी नहीं बनोगे, याद रखना। जिस तरीके से आप, कोई इंसान आपके लिए पसीने में मेहनत कर रहा है और आप वहां बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, इसी थोड़ा अपने घर से जाके बताओ कि हम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो पापा मम्मी को है ना थोड़े शर्म आएगी आपके ऊपर, बेवकूफ। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मैंने क्या कहा था? जल अपघटन, पानी का इस्तेमाल करके तोड़ने से सुक्रोज 2 में टूटता है, जिनसे मिलके बनाता है G और F। G4 ग्लूकोज, F4 फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। कोई दिक्कत? और यही वो सुक्रोज होती है जिसे आप लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब हम इसे क्या कहते हैं? टेबल शुगर। लिख लेना, क्वेश्चन आता है कि जो आपके घरों में मुख्य रूप से चीनी इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है, उसमें क्या होता है? तो शुक्र है कि घर में चीनी भी है, शुक्र है घर में चीनी भी है, शुक्र है घर में चीनी भी है। सुक्रोज किस किस से मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश जी। आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था ये। सेकंड और एक एग्जांपल देख लीजिए, लैक्टोज। लैक्टोज, तो लैक्टोज से तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, लैक्टोज मिल्क में बहुत मिलता है। लैक्टोज किसमें मिलता है? दूध में बहुत मिलता है लैक्टोज। इसकी भी हाइड्रोलाइसिस पे ये भी 2 चीजों में बढ़ जाता है। तो अगर कोई घर में दूध नहीं पीता, छोटा बच्चा है दूध नहीं पीता, तो वो क्या कहता है? बेटा समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा देर से आई, आप थोड़ा समझना, ठीक है। क्या आया उसमें? जैसे अभी कोई बच्चा नहीं पिएगा तो उसमें आप क्या कहोगे? बच्चा जी दूध पी लो जी, बच्चा जी दूध पी लो जी। ग्लूकोज, और आपको पता है सिंपल में टूटेंगे ये सिंपल, ये डाइसैकेराइड है
और डाई जो टूटेगा बाबू वो सिंपल में टूटेगा, मोनोसेकेराइड में टूटेगा। और सिंपल में आपको पढ़ा चुका हूं, सिंपल होते हैं GFG, एक G से ग्लूकोज, एक F से फ्रक्टोज, दूसरे से गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनते हैं, किस किस से, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। तो बच्चा जी दूध पी लो जी, क्लियर हो गया, बच्चा जी दूध पी लो जी, ग्लूकोज गैलेक्टोज। यहां तक कोई डाउट क्लियर आ रहा है? मुझे पता है बेटा वीडियो नहीं आ रही, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा इसमें नेट डलवाया हुआ है, उधर वो लगवाई हुई है डबल सी, फिर भी बाबू कुछ नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूं? 84 kbps आ रही है, 4G वाला सिस्टम नहीं आ रहा, वो आ जाता तो ईश्वर की दया से काम हो जाता। ठीक है, माफ कर दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी डोनेशन की लाइंस ओपन करेंगे, अगर आप लोग कुछ कहोगे तो मैंने क्या सोचा है कि जितना मैंने सोचा उतना डोनेशन आ जाता है तो वो सारा सिस्टम लग जाएगा, टीचर्स आ जाएंगे, नए हायर हो जाएंगे, 1-2 महीने उनकी सैलरी भी आ जाएगी, उसके बाद हम निकाल लेंगे। नहीं आता तो जो आप पैसे दोगे मैं आपके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफर कर दूंगा, और भैया मैं अपने घर निद्रा। ठीक है, चलिए बस कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन में वो सिस्टम में ओपन कर देता हूँ वो डोनेशन वाला। हालांकि मुझे गालियां तो पड़ेंगी, पर चलो भगवान, मुझे पता है कि मेरे ये कहाँ मिलता है, मुख्य मिल्क में। मेरा जो वो है विचार वो गंदा नहीं है, मतलब मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा कि मैं अपने घर में भैया 3 मंजिल बना लूंगा, ये 2 मंजिल बनी हुई है काफी है पापा जी से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी आ जाती है हमारी, इसका जो तीसरा एग्जांपल हो जाता है वो हो जाता है बच्चा माल्टोज। माल्टोज दो याद हो जाएंगे आपको, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज में कोई दिक्कत ही नहीं है, माल्टोज में आप साफ लिख दोगे, ये दोनों ग्लूकोज से बना होता है। इसमें जो दोनों यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। ठीक है, ये किसमें दोनों यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज होती है। ठीक है, चलिए ये हो गए माल्टोज। ओके, एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, एक चीज यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेता हूं कि जैसे ये ग्लूकोज हुआ, ये माल्टोज हुआ, ये जो होते हैं ना ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको याद है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते थे, अवकारक क्या होते थे, अवकारक। अवकारक वो चीज होते थे जो किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते थे, जो किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या कर देते थे, मजबूर करते थे। तो बेटा शुगर जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एक तो शुगर होती है नॉन रिड्यूसिंग, मतलब जो किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं करती, और एक होती है रिड्यूसिंग, अवकारक। तो ग्लूकोज और माल्टोज जो होते हैं ये अवकारक होते हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, अवकारक होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां तक कोई दिक्कत नहीं, माल्टोज हो गया। और अब आ जाता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं बच्चा हमारे, पॉलीसैकेराइड्स। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे जाएंगे, क्योंकि नहीं दिखेगा तो जाएंगे हम ये, लेकिन मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं और कोशिश कर रहा हूं कुछ और नेट की, कुछ कैसे बताऊंगा मैं, क्या करूंगा, मुझे पता है नोट्स तो मैं दे रहा हूं आपको। श्रीमान अपूर्वा पाती, आपकी कल भी वीडियो देखी, कल एक कमेंट मैंने देखी थी, आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िए, थोड़ा अपने दिल में, थोड़ा सा अपनी आत्मा पे वो कर लो। एहसान अजीब बात कर रहे हो, कौन सा आपसे भी डोनेशन ले लिया, आप ही से तो बात कर रहा हूं, बोला हूं कि सारा कुछ वो नेट पे साफ साफ रहेगा, लाइव रहेगा। आपकी कमेंट एक मैंने और पढ़ी थी कि अरे वो था, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाते। जब आप कभी जिंदगी में नहीं आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री, जब रो रो के कराई थी, दिन रात लग लग के, दुनिया की बातें सुन सुन के, अजीब बात कर रहे हो यार आप। आदमी कोशिश कर रहा है, आप कोशिश में भी साथ नहीं दे रहे, मत दो भाई, चले जाओ, किसने आपको रोका है। चलिए निकलते हैं आगे, आगे आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉली में मैंने बताया था मेनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। चलिए जनरल फॉर्मूला जो होता है, तो इसमें ल्यूसेंट में गलत दे रखा है, जनरल फॉर्मूला ठीक कर लो, C6H10
O5N, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है पॉलीसेकेराइड्स का। N मोर देन 10 होगा, 1000 लाख कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। टिश्यूज के बारे में सीडीएस की वीडियो पढ़ी है, चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं, पूरा टिश्यू कंप्लीट है। C6H10O5 यहां भी कराऊंगा बाद में, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड C6H10O5N, ओके, यहां तक कोई दिक्कत है? C6H10O5N। अब ये भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर, देखो समझना बाबू, मैंने क्या बताया था, हर एक सेकेराइड का अपना काम है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का अपना काम है। ग्लूकोज क्या देता है हमें? इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। आप ग्लूकोज डी पीते हो ना, तो जैसे घोल के पीते हो तुरंत उससे क्या मिलती है? इंस्टेंट, तुरंत ऊर्जा मिलेगी। दूसरी तरफ अब अगर आप देखोगे तो, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो अपना स्टार्च होता है, स्टार्च आपको तुरंत एनर्जी नहीं देगा, ये पहले टूटेगा, पहले ये माल्टोज में टूटेगा, फिर माल्टोज जो होगा इससे ग्लूकोज में टूटेगा। तो कहने का मतलब ये पॉलीसेकेराइड तो हो गया, ये बात तो मैंने मान ली। अब इसका कार्य अलग है, इसका कार्य तुरंत ऊर्जा देना है और इसका कार्य थोड़ा सा हो जाता है डिफरेंट। एन की वैल्यू बेटा बढ़ती रहती है, घटती रहती है, कितनी भी बढ़ा सकते हो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती इनकी। तो यहीं पे आ जाते हैं। तो ये दो तरह के हो जाते हैं, एक तो होता है स्टोरेज, जो खाने को या एनर्जी को संग्रहण करने का काम करते हैं। किसका करने का काम करते हैं? संग्रहण, स्टोरेज। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्लांट्स में जो खाना स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में बनता है? बनता तो ग्लूकोज में। देखो जो पेड़ है, पेड़ पौधा है, इसने खाना किस में बनाया? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया। कुछ तो इसने इस्तेमाल कर लिया, समझना बात को, कुछ तो इसने यूज कर लिया और बाकी बचा हुआ जो था वो इसने बाद के लिए, बाद के इस्तेमाल के लिए क्या कर लिया? इसने बाद के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लिया, संग्रहण। तो जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो स्टार्च होता है वो एक स्टोरेज की तरह काम आता है, संग्रहण करने के काम आता है, ठीक है। कार्य होता है इनका अपना अलग अलग। दूसरा, आपने ग्लाइकोजन नाम की एक चीज पढ़ी होगी, ग्लाइकोजन पढ़ी होगी ना। तो बाबू जैसे हमने अपना वो खाया, ग्लूकोज हमने खाया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज हो गया, लेकिन ग्लूकोज होने से हमने एनर्जी का तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बाद के लिए जो हमारा लिवर वगैरह होता है, लिवर जो होता है उस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है। और बाद में जब हम कभी भूखे होते हैं या कभी हमें जरूरत होती है तो बाबू जो एनिमल्स में जो ग्लाइकोजन है ये किस में बदल जाता है? ये ग्लूकोज में दोबारा से बदल जाता है। तो मैंने क्या कहा? पॉलीसेकेराइड्स दो टाइप के हो गए। एक तो बाबू स्टोर करने के लिए, प्लांट में किस रूप में स्टोर होगा? स्टोर होगा, संग्रहण होगा उसका स्टार्च के रूप में। स्टार्च को आप मंडली बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बाबू? मंड, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो होता है एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है? ग्लाइकोजन नाम की चीज होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। लिवर में, मसल्स में, कुछ ब्रेन में भी होता है, ठीक है, कुछ ब्रेन में भी होता है। आगे आते हैं, स्टोर होने वाला हो गया क्लियर। एक तो होता है स्टोर करने वाला, एक होता है स्ट्रक्चर बनाने वाला, स्ट्रक्चर बनाने वाला, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाने वाला। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाने वाले को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाने वाले को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, संरचना बनाने वाले को, संरचना बनाने वाले को, स्ट्रक्चर बनाने वालों को, ठीक है। संरचना आपने देखा होगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। अब समझ गए ना, सेल्यूलोज भी एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है, लेकिन क्या बनाता है? संरचना बनाता है, ताकत बनाता है, क्या देता है? सेल वॉल बनाता है, कोशिका भित्ति बनाता है। प्लांट्स में क्या बनाता है? कोशिका भित्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे। और एक और होता है इसमें काइटिन, ये किसमें बनाता है? प्लांट्स में। जबकि जो फंगस होती है, फफूंद होती है, फंगस, फंगस जिसे हिंदी में फफूंद बोलते हैं और इसे कवक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कवक। उसमें कौन सा होता है? काइटिन, काइटिन। इसमें क्या होता है? काइटिन। एक चीज बेटा आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि काइटिन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। काइटिन में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है।
इसलिए जो काइटिन होता है जो फफूंद और कवक की कोशिका भित्ति बनाता है, ठीक है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेल्यूलोज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? काइटिन। देख लो स्टार डाल के, ठीक है ना। नाइट्रोजन की वजह से जो काइटिन नाम का पदार्थ होता है, काइटिन, ये पॉलीसेकेराइड होता है सेल्यूलोज के जैसा। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति बनाता है प्लांट के अंदर, सेल वॉल, ठीक है। जबकि जो फफूंद होती है, फंगस, कवक, उसके अंदर क्या होते हैं? काइटिन होती है। तो अब दो तरीके के पॉलीसेकेराइड हो गए, एक तो शरीर संरचना बनाने वाले और दूसरे क्या हो रहे हैं बाबू? स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? एक तो संरचना स्ट्रक्चर बनाने वाले हो गए कि स्टोरेज करने वाले, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आपने अभी तक अच्छा किया है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ कॉमन कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। अब आप इनको बताते रहोगे, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोटीन की तरफ मूव कर जाएंगे। बहुत अच्छे से चल रहे हो आप लोग। सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप बताते रहोगे। नंबर 1 आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लो तुरंत। इसको डेक्सट्रोज नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज, ठीक है बच्चा, ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। है क्या? एक मोनोसैकेराइड है सर जी। क्या है? एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। प्राइमरी, इसके सेकंड बात क्या है? प्राइमरी जो हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो प्राइमरी हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्राथमिक रूप से जो ऊर्जा मिलती है वो भी किससे मिलती है? हमें ग्लूकोज से मिलती है, प्राथमिक ऊर्जा। सेकंड चीज आ जाती है, तुरंत ऊर्जा देता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी देता है। कैसी एनर्जी देता है? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा मिलती है। आप इलेक्ट्रॉल वगैरह करते हो, इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते हो, उसमें क्या होता है? उसमें यही ग्लूकोज होता है। तो आपको क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसके स्रोत क्या क्या है? आपको मिलता कहां से? तो ग्लूकोन डी से भी मिल जाता है ना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पके अंगूर, राइपन ग्रेप्स, राइपन ग्रेप्स, पके अंगूर। स्रोत बता रहा हूं बाबू, सोर्सेज बता रहा हूं कहां कहां से मिलते हैं। स्रोत राइपन ग्रेप्स, पके अंगूर, ठीक है। हनी, शहद से, शहद में भी एक चीज लिख लो, इस शहद जो होता है इसके ऊपर बहुत डाउट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। शहद में फ्रक्टोज भी पाया जाता है, लगभग सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में, 38%, ठीक है। कितने? 38%, 38%। ग्लूकोज पाया जाता है लगभग 32%, और बाकी इसमें सुक्रोज, माल्टोज, अदर पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि फ्रक्टोज सबसे ज्यादा शहद में क्या पाया जाता है, तुरंत लगा देना, 38% सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है बच्चा। ग्लूकोज, राइपन फ्रूट्स, हनी, शहद, इन सब में क्या पाया जाता है? आपको ग्लूकोज पाया जाता है। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, आपको भी पढ़ाया था किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में जमा होता है। और बच्चा एनिमल्स में किसकी फॉर्म में जमा होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि एनिमल्स में जो आपका ग्लूकोज है वो किसके लिए जमा होता है, ठीक है। और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये तो हो गया, बिल्कुल सही। एनिमल्स में किसके रूप में जमा होता है? बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन के रूप में। ये बेटे क्वेश्चन आएंगे बच्चा, क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये सब बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की इसके बारे में और जानते हैं। अगर आपको कमर्शियली, जैसे आपने मैंने क्या बताया, कमर्शियली व्यावसायिक रूप से चाहिए, व्यावसायिक रूप से आपको ग्लूकोज चाहिए बेचने के मकसद से, तो आप किससे प्राप्त करोगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च।
जो स्टार्च होता है उसके स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जैसे ग्लूकोन डी। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और बच्चा गैलेक्टोज, इनका टेस्ट करना हो, इनका क्या हो, टेस्ट करना हो, तो आप लोग क्या करोगे, टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है फेहलिंग, बेनेडिक्ट या फेहलिंग टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है, फेहलिंग। ये एक रिएजेंट होता है, सॉल्ट होता है, इससे जो कलर होता है, अगर ग्लूकोज हो आपके पास, फ्रक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, तो जो ब्लू कलर होता है वो ऑरेंज में बदल जाता है। ब्लू कलर किस में बदल जाता है बच्चा, ऑरेंज में। नीला रंग नारंगी रंग में बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर फेहलिंग रिएजेंट का, और इससे यह भी पता चलता है कि जो ग्लूकोज है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है या एक अवकारक शुगर है। ब्लू टू ऑरेंज। क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि इफ यू हैव टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, which of the following you will use? आयोडीन, पोटेशियम, बेनेडिक्ट या फेहलिंग रिएजेंट, या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या बता दोगे, फेहलिंग रिएजेंट। ठीक है, ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका फेवरेट, जो आप बहुत खाते हो, और बहुत खाते हुए जब आपको फल मीठे लगते हैं तो आप सोचते हो फलों के अंदर मिठास कहां से आ गई, और जब फलों के अंदर मिठास के बारे में आप सोचते हो तो आज से आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रक्टोज। चलिए, तो कल से बेटा मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मेरी समझ में आ गई, उससे क्या हुआ कि कम से कम मैं गालियां तो नहीं सुनूंगा, मेरा दिमाग तो वो नहीं होगा। ये कहते धोखा दे गया मास्टर, तो भाग गया बेटा, ऊपर वाला देख रहा है, मेरे भाई छत से गिर गया था तब भी नहीं आया था मैं छोड़ के आप लोगों को। अभी 10 दिन अपने लिए ले गए ना तो दिल में आग लग गई होगी ना। यही होता है दुनिया में, स्वार्थी सब बनते हैं, वो तो मैं तो छोटा सा बना। कैसी बात करते हो आप लोग, फ्रक्टोज। चलिए सिंपल से आ जाते हैं, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर, क्योंकि फलों की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि मेनली किसमें पाया जाता है, फ्रूट्स में। मेनली किसमें पाया जाता है, फलों में या उसमें पाया जाता था, ठीक है, फ्रूट्स में। नेक्स्ट आ जाता है फलों के जूस, फ्रूट जूसेस वगैरह में, फ्रूट जूसेस, जो फ्रूट के जूस वगैरह जो आप लोग पीते हो, रियल जूस वगैरह, उसमें भी फ्रक्टोज एज आर्टिफिशियली भी मिलाया जाता है। फ्रूट जूस वगैरह में भी पाया जाता है। हनी के बारे में तो मैंने आपको बताया, शहद में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज ही पाया जाता है, तो इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। फ्रूट से ही क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जो नेचुरल फ्रक्टोज होता है, जो नेचुरल आपको फलों से मिलता है, उसको लेव्युलोज भी कहते हैं, लेव्युलोज इसका दूसरा नाम हो जाता है। जो नेचुरल फ्रक्टोज होता है, जो फल आदि में पाया जाता है, वो लेव्युलोज भी उसको कहते हैं। अभी आप मेरे साथ कभी रह लेना, हंसते हंसते पेट दुख जाएगा, मुझे गुस्सा नहीं आता ज्यादा, हमेशा हंसाता रहता था, सबसे ज्यादा हंसाता था मैं जहां भी था, हमेशा जितनी भी कोचिंगों में रहा हूं। लेकिन कभी कभी आ जाता है कि हम उल्टी सीधी चीजें आ जाती है सामने, क्या करूं, अच्छा बनावट नहीं आ पाती ना, कोशिश कर रहा हूं उसे लाने की। क्लियर हो गया फ्रक्टोज के बारे में, फॉर्मूला इसका भी सेम ही है, अभी आपको बता रखा है मैंने पहले ही, C6H12O6 फ्रूट जूस में पाया जाता है। नेचुरल को लेव्युलोज भी कहते हैं। नोट शेयर कर दूंगा, पहले पढ़ा दूं। चलिए उसके बाद में बात आ जाती है, नेक्स्ट हो जाता है सुक्रोज। ये सब आप पहले पढ़े हुए, जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं। सुक्रोज, तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी, मुझसे ज्यादा जानकारी आपको अभी हो गई होगी कि किस किस से मिलके, ये किस किस से मिलके बनता है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक है, केन शुगर में ज्यादा पाया जाता है, केन शुगर अर्थात गन्ने में या गन्ने के रस में। तो आपको पता है जो आपके घरों में चीनी आती है, वो भी चीनी कहां से आती है, गन्ने के रस से आती है। ठीक है,
तो इसीलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं, इसको सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि गन्ने के रस से मिलती है। ये गन्ने के रस में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जो इसी की वजह से जब आप अपने घरों पे जो शुगर का इस्तेमाल करते हो, जिसे आप टेबल शुगर कहते हो, मेज वाली शुगर, वो भी कहां से आती है? वो यहीं से आती है। ठीक है बेटा, 1-2 दिन लगेंगे अभी वो उसमें अकाउंट नंबर, मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक नया अकाउंट नंबर लेता हूँ, उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताता रहूंगा। उसमें जीरो अकाउंट रहेगा, तो ये कभी का आप लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाओगे तूने उससे पैसे ट्रांसफर कर लिए, वो पूरा रखना होगा ना। तो इसलिए मैं अब अलग एक अकाउंट इसका बनाऊंगा जो उसी से सब कुछ होगा। टेबल शुगर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कर लोगे ना, जब ये पढ़ लोगे ना पूरा चैप्टर, बहुत मजा आ जाएगा आपको। गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं या इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। चलिए शाबाश। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें एक ग्लूकोज हो जाता है, एक फ्रक्टोज हो जाता है। एक चीज यहाँ पे आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज नाम की चीज होती है, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सुक्रोज से मीठा होता है। ये सुक्रोज से, फ्रक्टोज जो होता है ना बच्चा, ये सुक्रोज नाम की चीज से मीठा होता है। ये सुक्रोज से मीठा होता है, मीठा, मीठा, याद रख लीजिए। इट इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हो जाएगा। फ्रक्टोज वाला हो गया। इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। ये तो आपको समझ में आ गई होगी इन्वर्ट क्यों, क्योंकि ये टूटने के बाद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। चीनी टूटने के बाद चीनी में बदल जाती है, जबकि बना हुआ फ्रक्टोज से है, लेकिन बनने के बाद मीठा उससे कम रहता है, फ्रक्टोज ज्यादा मीठा रहता है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा नेचुरली प्लांट्स में तो पाया जाता है, लेकिन जो पाइनएप्पल और एप्रिकोट, एप्रिकोट को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं है। पाइनएप्पल वगैरह जो होता है, अनानास, तो अनानास के अंदर जो मेन शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। जैसे बाकी फलों के अंदर, पपीता वगैरह, इन सब के अंदर आपको फ्रक्टोज मिल जाएगा, लेकिन जो ये पाइनएप्पल और एक एप्रिकोट, एप्रिकोट किसी को कहते तो हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा वो है क्या। ठीक है ना। ठीक है, तो एप्रिकोट वगैरह में जो मेन शुगर होती है वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो सुक्रोज होती है, जब आप इसे खा लेते हो तो आपके दांतों में जो बैक्टीरिया, अखरोट, ठीक है, अखरोट, एप्रिकोट मतलब अखरोट, हाँ, तो अखरोट में क्या होता है? सुक्रोज होती है। चलिए, नेक्स्ट में आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। वो क्या है कि जो इसका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इसको लिख लो, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है बाबू। क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, जब आप चीनी वगैरह खाते हो, दिमाग मतलब दांतों से कुछ, तो आपने देखा होगा कि दांतों में चिपचिपा चिपचिपा रहता है, चिपचिपा चिपचिपा रहता है ना। तो ये जो चिपचिपा गमी सब्सटेंस जो होता है, चिपचिपा, ये गमी सब्सटेंस जो होता है, जो दांतों में चिपचिपा होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है सुक्रोज, सुक्रोज को डिकम्पोज कर देता है। सुक्रोज को क्या कर देता है? डिकम्पोज, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और ये टूथ डिके करता है। जो हमारे दांतों की खराबी होती है ना, चीनी वगैरह ज्यादा खा के अगर आप कुल्ला करके नहीं सोओगे, दांत साफ करके नहीं सोओगे रात में, तो चीनी वगैरह की चीजें खाने के बाद में, तो ये वो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो सक्रोज को कर देता है बर्बाद, दांतों में चिपचिपा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है बच्चा? टूथ डिके, दांतों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है माल्टोज। अभी पूरा का पूरा, अभी तो 14-24 पेज हैं, हो जाएगा इस दिन में, हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माल्टोज। माल्टोज, तो माल्टोज का तो आपको पता है कि जो माल्टोज है वो किस किस से मिलकर बना है? 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है। एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, जब ये 2 ग्लूकोज मिली तो क्या बन गया? एक माल्टोज बन गया। बाप रे, बैटरी 10% रहेगी। ठीक है, चलिए, माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और ये एल्कोहल प्रोडक्शन में काम आती है। किसमें काम आती है? एल्कोहल प्रोडक्शन में काम आती है। जो एल्कोहल प्रोड्यूस होती है ना, जो एल्कोहल बनती है, वो इसी से आती है। ठीक है ना। रॉक बच्चा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एल्कोहल प्रोडक्शन, जो शराब बनती है, माल्टोज ही होता है। चलिए, देन आ जाता है लैक्टोज। तो लैक्टोज का आपको पता है मिल्क में प्राप्त होता है, मैंने बता दिया ये किस किस के अंदर बनता है।
लैक्टोज में होता है ए ग्लूकोज मिल्क, बच्चा जी मिल्क पी लो जी, बच्चा जी मिल्क पी लो जी, ठीक है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये इससे मिलकर बनता है, ठीक है। लैक्टोज किसमें मिल नहीं पाया जाता है, मिल्क में, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। चलिए शाबाश। ठीक है चलिए ओके। हाँ पीडीएफ इसके तुरंत बाद डाल दूंगा फोटो खींच के। स्टार्च और नंबर, तो ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, याद है ना। स्टार्च वगैरह क्या होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं मेरे भाई। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H10O5 ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ग्लूकोज से, n नंबर ऑफ ग्लूकोज से मिलके बनता है ये। इसकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट होती है, जैसे मैं बताया था ना, ये पॉलीमर होते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर आपको पता है ना, छोटी छोटी मोनोमर से मिलके, छोटी छोटी यूनिट से मिलके क्या बन जाते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं। तो इसी तरह जब n नंबर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं, तो क्या बनता है, स्टार्च, ठीक है। ये आपको पता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ये भोजन को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ये कोल्ड वाटर या एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। दूसरी बात इसमें जो मेन आता है वो होता है, अगर आपको स्टार्च का टेस्ट करना हो, स्टार्च का क्या करना हो, टेस्ट, तो आप आयोडीन यूज करते हो। क्या करते हो, आयोडीन। आयोडीन और आयोडाइड ये दोनों मिलके अगर स्टार्च होगा वहां पे, तो स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर देते हैं। कैसा कलर देते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर। आयोडीन का टेस्ट होता है, लिख लीजिएगा इस चीज को, 9th-10th क्लास एनसीईआरटी में पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर देते हैं किससे, स्टार्च जहां होगा, जिस चीज में स्टार्च होगा आप आयोडीन का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप आयोडीन का इस्तेमाल करोगे तो वो कैसा रंग आएगा, स्ट्रॉन्ग ब्लू, बिल्कुल गाढ़ा नीला, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा नीला। शाबाश, बिल्कुल गाढ़ा नीला। भगवान बैटरी चल जाए थोड़ी देर और प्लीज भोलेनाथ, 9% चल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेंगे। सोर्स मिलता कहां से, मिलता कहां से, वो तो मैं आपको बताता चलता था कि लैक्टोज मिल्क से बनता है। तो इसका देख लीजिए सोर्स कहां से मिलते हैं स्टार्च के, तो वही अनाज, सीरियल्स, अनाज बोलते हो जिसे आप गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, पटेटो, आलू आदि, पटेटो वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से आपको, ठीक है, मैं सारी तैयारी के बारे में बता दूंगा, अभी आप परेशान मत होइए, मैं कर दूंगा बेटा। हाँ हाँ अभी हम करेंगे, देखना भी, रुको तो सही, अकाउंट नंबर वगैरह सब दे दूंगा एक बार, जगह वगैरह का तो कुछ हो जाए पूरा, टीचर कहाँ से आएंगे सब तो हो जाए, मैं पैसे लेके थोड़ी ना भागना चाहता हूँ भैया, नहीं तो मैं तुम्हारे वापस कर दूंगा पूरे अकाउंट में जो आ जाएंगे। मैं जब तक मेरा जो मैंने सोचा है वो वाला नहीं होगा तब तक तो भैया ना दे दूंगा भैया, मुझे कुछ वो टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सीरियस, अभी 3-4 दिन पढ़ लो, नहीं सेट होता है इस समय तो फिर सुबह कर लेंगे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया इस समय ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि लोग आते हैं ना सब लोग ऑफिस से, तो सब्सक्राइबर जो होते हैं इंटरनेट के, जो यूजर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, शायद इसलिए भी इंटरनेट की स्पीड बहुत कम आती है ना, ये भी एक रीजन हो सकता है। सारे सब्जेक्ट और मैं बहुत अच्छा कराना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग हमेशा याद रखोगे, गाली भी दोगे ना तो उसमें भी एक अच्छा ही निकलेगी आपके अंदर से, अगर वो चीजें हो गई तो, ठीक है ना। पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग जो पेपर बनता है ना, इसमें भी स्टार्च, स्टिफनेस आती है, कड़कपन आता है, इसमें भी काम आता है। और कभी आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि जो कुर्ता वगैरह होते हैं उसको आप उसकी दुकान पे दे देते हो, ड्राई क्लीनिंग वाले पे, तो कड़क कुर्ता हो जाता है ना, कि कुर्ता को क्लफ क्लफ लगवा दिया कुर्ता में, तो और वो क्या कहते हैं, चावल वगैरह के पानी में डुबा देते हैं, तो जो क्लोथ वगैरह की स्टीफन करते हैं ना, क्लोथ को जो स्टीफन करते हैं, कपड़े को कड़क जो करते हैं, जो हमारे कुर्ते पजामा वगैरह होते हैं, कॉटन के कपड़े जो होते हैं, उसको कड़क करने के लिए भी स्टार्च का काम आता है, ठीक है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आ जाता है
आपका सेल्यूलोज, तो ये भी आपको पता है सेल्यूलोज का भी फॉर्मूला पॉलीसेकेराइड है, तो इसका फॉर्मूला भी बाकी जैसा ही होगा, सेल्यूलोज, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, बाकी जैसे ही होगा। सचिन बता दूंगा बेटा, भी आप परेशान मत होइए। एक चीज अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला भी जनरल फॉर्मूला वही है, H10O5N। ये सबसे ज्यादा धरती पर पाया जाने वाला पॉलीमर है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर ऑफ अर्थ। ये चला गया, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर, ठीक है, धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर है ये, लिख लेना इस बात को अच्छे से, ठीक है। चलिए सेल्यूलोज, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल वॉल में पाया जाता है, ये तो आपको पता है। जो कॉटन फाइबर होते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर आपको सेल्यूलोज निकालना हो तो कॉटन फाइबर जो होती है, मतलब कपास की जो फाइबर होता है उसमें 90% तक सेल्यूलोज होता है, 90% तक। और जबकि आपका जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, लकड़ी के अंदर लगभग 40 से 50% तक सेल्यूलोज होता है, जबकि कॉटन फाइबर के अंदर कितना होता है, 90%। तो सेल्यूलोज के आपने देखे होंगे रेयन वगैरह, रेयन होता है ना आर्टिफिशियल धागा जो होता है, सबसे पहला आर्टिफिशियल धागा बनने वाला, ठीक है ना। तो वो जो रेयन होता है वो किसका बनता है, वो सेल्यूलोज वगैरह से बनता है, वो यही से प्राप्त होता है, वुड से या कॉटन फाइबर से, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है बच्चा ग्रीन प्लांट की सेल वॉल तो होती है, ये तो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आ जाता है, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग होते हैं ह्यूमंस, जो हम ह्यूमंस होते हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस मानव, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। लेकिन जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट अर्थात काऊ, बफेलो, ये सब जो होते हैं, गाय भैंस, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इन रूमिनेंट, एक आपने तो रूमिनेंट देखे होंगे, एक आपने दीमक देखी होगी, दीमक, टर्माइट, दीमक बोलते हो जिसे। तो बच्चा दीमक जो होती है ये लकड़ी में लग जाती है, लकड़ी को खा जाती है, ठीक है। लकड़ी जो होती है टर्माइट, दीमक। अपूर्वा बाबू, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूं, मुझे पता आपकी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट भी थी, मुझे 4 महीने पहले की याद है, जब आपने परसों वो गंदा सा मैसेज किया था ना, मैंने आपकी 4 महीने पहले की कमेंट जाके पढ़ी थी। मतलब आप कितने पहले कैसे थे, छोटी सी बात पर आप इतने हो गए। आप पढ़िए, मैं नाराज नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टर्माइट, तो वही मैं बता रहा हूं कि ह्यूमंस के अंदर एक सेल्यूलोज को पचाने के लिए एंजाइम होना चाहिए, सेल्यूलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाना चाहिए, सेल्यूलोज। ह्यूमंस के अंदर ये सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है आपकी बात। ठीक है, सेल्यूलोज नाम का एक एंजाइम होता है, एंजाइम। ये सेल्यूलोज नाम का एंजाइम पाया जाता है ह्यूमंस, मतलब अगर ये पाया जाए तो आप सेल्यूलोज को पचा सकते हो, लेकिन ह्यूमंस में ये नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये जो होती है रूमिनेंट और टर्माइट, इनके अंदर ये एंजाइम पाया जाता होगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रूमिनेंट के अंदर ऐसा क्या होता है। तो गाय भैंस के जो पेट होता है, ये जो गाय भैंस का पेट होता है, इसके 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं, 4 कमरे। मैं ऐसे लिख के 4 कमरे बना देता हूं, 4 चैम्बर्ड स्टोमक बोलते हैं। हमारा 1 चैम्बर्ड पेट है, उनके 4 चैम्बर्ड होते हैं। एक को बोलते हैं र्यूमेन, ठीक है बच्चा। एक को बोलते हैं रेटिकुलम, एक को बोलते हैं ओमेसम, लिख लेना ओमेसम। और एक को बोलते हैं, चारों पेट के अलग अलग नाम होते हैं, एबोमेसम, ठीक है। समझ लो, जो गाय भैंस होती है ना, काऊ, बफेलो आदि गाय भैंस, वो कैसे घास फूस को, मतलब क्या बोलते हैं, पचा लेती हैं,
तो बच्चा उसके 4 पेट होते हैं, जो उसके होते हैं ना 4 पेट, 4 चेम्बर्ड उसका वो होता है, 4 चेम्बर्ड स्टोमक होता है। तो वहीं से मैं आपको सारा, तो जो ल्यूमेन होता है इसमें ये सबसे पहला पार्ट होता है, इसमें सेल्यूलोज टूट जाता है। जो गाय भैंस के अंदर जो पेट का ये ल्यूमेन नाम का हिस्सा होता है, ल्यूमेन से ल्यूमिनेंट, यहां से याद कर लेना। तो ये जो ल्यूमिनेंट होते हैं गाय भैंस, इनका जो ल्यूमेन नाम का पेट होता है, इस पेट में जो सेल्यूलोज टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वहां पे कुछ आपको वो पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, और उसका नाम होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है मेनली, वो होता है र्यूमिनोकोकस। र्यूमिनोकोकस लिख लो इसको, र्यूमिनोकोकस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है र्यूमिनोकोकस, करूंगा बेटा क्लैरिटी का भी कुछ करूंगा, ठीक है। र्यूमिनोकोकस ये पाया जाता है गाय भैंस के पेट में। इसके अंदर इसी के साथ वो एंजाइम होते हैं जिसको मैं सेल्यूलोज नाम बता रहा था, सेल्यूलेज, ठीक है। और इस ल्यूमेन नाम की पेट में सेल्यूलोज टूट जाता है। एक्चुअली में होता क्या क्या है वो थोड़ा मैं आपको समझा दूं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले गाय ने खाना खाया, तो गाय का जो खाना है वो ल्यूमेन नाम के हिस्से में आएगा। किस नाम के हिस्से में आएगा? ल्यूमेन नाम के हिस्से। ल्यूमेन, यहां पे सेल्यूलोज टूट जाता है, याद रखिएगा। सेल्यूलोज क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ये जो र्यूमिनोकोकस है, र्यूमिनोकोकस नाम का जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे कहां ज्यादा पाया जाता है? र्यूमेन। र्यूमेन के बाद में खाना चला जाएगा रेटिकुलम में। कहां चला जाएगा? रेटिकुलम में। और रेटिकुलम में जो खाना होगा वो हाफ डाइजेस्ट खाना होगा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। और यहां जो हाफ डाइजेस्ट खाना होता है इसको बोलते हैं कड। एक क्वेश्चन आता है कि जो हाफ डाइजेस्ट खाना होता है इसे क्या बोलते हैं? कड। ये जो कड है ये दोबारा से खाने के बाद में जो गाय भैंस होंगी वो पेट से रेटिकुलम से कहां पे ले आएंगी? माउथ में। और माउथ में वो क्या करेंगी? जुगाली। इस तरीके से मुंह चलाएंगी ना, वो जुगाली करेंगी। क्या करेंगी? जुगाली। माउथ से जो खाना है वो दोबारा कहां जाएगा? ल्यूमेन में। और ल्यूमेन से चला जाएगा फिर भैया वो ओमेसम नाम के हिस्से में, और ओमेसम नाम के हिस्से से चला जाएगा एबोमेसम नाम के हिस्से में। एबोमेसम नाम के हिस्से में। इस तरह जो सेल्यूलोज है वो गाय भैंस में टूट जाता है। क्लियर है? ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन में सेल्यूलोज टूटने लगेगा क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया मौजूद होंगे जिसको आप र्यूमिनोकोकस बोलते हैं। वहां से गोट वगैरह सब में यही होता है। रेटिकुलम नाम के दूसरा पेट के 4 हिस्से होते हैं, मैंने बताया था। आर ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। वहां से रेटिकुलम, यहां पे थोड़ा सा डाइजेस्ट, गोल गोल गोली सी बन जाएंगी, वहां से दोबारा से मुंह में आएगा, च्युइंग, कट बन जाएगा, जुगाली करेंगी, जुगाली से दोबारा ल्यूमेन में, ल्यूमेन से ओमेसम, और उसके बाद में एबोमेसम। ठीक है? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, शाबाश। अब ये तो मैंने बताया जो ये अपनी ये होते हैं गाय भैंस होती है। सेल्यूलोज का इंसानों में काम बताओ। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो सेल्यूलोज होता है वो इंसानों में नहीं पचता। तो क्या काम करेगा मुझे बताइए आप। इंसानों में जब वो नहीं पचेगा तो वो करेगा क्या? बाबू मुझे पता है वीडियो क्लियर नहीं है, आई नो। बोलो बोलो बोलो। सेल्यूलोज क्या करेगा? आपने सुना है फाइबर, खाने के अंदर जो बैलेंस डाइट होती है वो फाइब्रस फूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइब्रस फूड। क्योंकि जो वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, कभी आपने देखा होगा आपके पेट में खाना अच्छे से नहीं पचता, मरोड़ होने लगती है, मरोड़, पेट में बड़ा दर्द सा होने लगता है। जो फीकस है, जो आप सुबह फ्रेश होते हैं वो अच्छे से नहीं जा पाते, तो सेल्यूलोज वेस्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जो आराम से फ्रेश हो पाते हैं वो इसी की वजह से होती है।
इसलिए कहते हैं मोटे अनाज भी खाना चाहिए, फाइब्रस फूड भी खाना चाहिए, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो हमें किसमें हेल्प करता है मेरे बच्चे, वो करता है वेस्ट एक्सक्रीशन। आराम से आप फ्रेश हो जाते हैं, ये तो कराते रहते हैं। क्लियर आ गया ना? ठीक है, चलिए। तो इंसानों में भी आपको पता चल गया क्या हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इसमें पॉलीसेकेराइड जो आपका, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन आपको पता है कि जो ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस एक्सेट्रा, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए। लिवर और मसल्स में, हालांकि जो मेनली जो ग्लाइकोजन पाया जाता है वो लिवर और मसल सेल्स में, किसमें, लिवर और मसल सेल्स, और ये लिवर ही होता है जो ग्लाइकोजन को दोबारा किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। मसल सेल्स में भी पाया जाता है, मसल सेल्स। और एक चीज आपको मैं ठीक है, मसल सेल में, इसके अलावा ये माइंड में भी पाया जाता है, दिमाग में भी। अब मुझे ये बताओ कि दिमाग में एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है, चलो वो तो ग्लूकोज पूरी कर देगा। अब जो हमारा माइंड होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन में इसका क्या काम होता है, तो देखो लिख लो। ब्रेन में एक सेल होते हैं जिनका नाम होता है ग्लाइल सेल, GLIL, ग्लाइल, जिसे ग्लिया सेल भी बोलते हैं, ग्लिया सेल्स भी कहते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रेन में भी ये पाया जाता है, लिवर में भी पाया जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। मसल्स में भी पाया जाता है, और ब्रेन। तो काम क्या होता है इसका, देखो ये न्यूरॉन है, ये क्या है आपका, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के काम। तो जो ग्लियल सेल होता है उसमें भी ग्लाइकोजन पाया जाता है, मसल्स में तो पाया जाता है, ठीक है। अब इसका दो चीज और रह रही है कि इसकी कमी या इसके, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ज्यादा होंगे तो भैया मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी, कोई बात नहीं। और आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात कर लेते हैं इसकी कमी से, इसकी लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सी बीमारी हो सकती है, कोई कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो उसको देखो, एक होता है एसिडोसिस, कभी पढ़ा आपने, एसिडोसिस। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। एक साइकिल होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी मिलती है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, या ग्लाइकोजन टूट के एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोजन टूट के एनर्जी मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा फैट फास्ट रखते हो, आप बहुत ज्यादा व्रत रखते हो, ठीक है, जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट की, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये नहीं होती। अब कहोगे सर क्या होती है इसकी जगह, तो उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चे, लिपोलाइसिस। मतलब जब आपका शरीर कहां से एनर्जी लेने लगता है, यहां आपका शरीर लेने लगता है लिपिड से एनर्जी। कहां से एनर्जी लेने लगता है, लिपिड से। जब आप नॉर्मल, आपके अंदर ग्लूकोज भरपूर मात्रा में है तो ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी क्योंकि लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या होगी, लिपोलाइसिस। और आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो पीएच है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, और अगर पीएच कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, एसिडोसिस। सेल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट एक और आती है हाइपोग्लिसमिया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ज्यादा चक्कर वक्कर से आने लगते हैं, एकदम सुबह सुबह देखा होगा बहुत सारे लोग, हम लोग वो करते थे ना प्रेयर में, बच्चे गिर जाते थे, तो उसका मतलब वो कहां से आ जाता है, वो कहां से आ जाता है, वो बीमारी होती है हाइपोग्लिसमिया। हाइपोग्लिसमिया, ठीक है। इसमें जो हमारा ब्लड शुगर होती है, ग्लूकोज जो होता है, ब्लड ग्लूकोज, वो रखते हैं। तो कितने हो गए, 19 पेज हो गए, 6 पेज और बचे, ठीक है बच्चा। अब मुझे ये बताओ
कि मुझे पता है क्या वीडियो क्वालिटी साफ दिखाई नहीं दी, लेकिन मैं नोट्स को परीक्षा घर पे डाल दूंगा, और अभी आप इसको नोट्स को पढ़ना, उसके बाद में मैं 20 से 25 क्वेश्चन डालने की भी कोशिश करूंगा खाना खाने के बाद, ठीक है? क्योंकि मुझे सुबह के लिए भी क्वेश्चन बनाने हैं, कल क्लास के लिए 12 बजे पहले क्लास के लिए। कॉपी तो मुझे मांगना नहीं है ना दूसरे से बनवाने, मुझे तो भैया हाथ से लिखने। अब यहां तक तो बात आ गई है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मैं पेटीएम नंबर और अकाउंट की बाबू में पूरी एक बार वो कर लूं कि क्या सही है क्या गलत है, और कोई और अच्छे लोग हैं जो जुड़ना चाहें तो अब ओपन हो चुका है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए जो दिन रात आपके साथ खड़े हो, जिसको पैसे से कोई इतना लगाव ना हो, ऐसे लोग को जोड़ के मैं वो ऑर्गेनाइजेशन देना चाहता था, इसलिए मैं कह रहा था सब कुछ। और भी लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, ऐसा नहीं है, तो शायद स्टार्ट हो जाए जल्दी ही, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अभी आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से, कल मिक्स क्वेश्चन दूंगा 60, जितने आपके अंदर में नेगेटिविटी है करण में बहुत अच्छी बात है बाबू, देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। थैंक यू। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा जी कपिल कि कल 60 क्वेश्चंस दूंगा 12 बजे, ठीक है ना? तो वहां से हम सब लोग मैनेज कर लेंगे। अभी आपको जितना समझ में आया हो ना बाबू, उतना आप कोशिश करिए और बहुत हेल्प रहेगी, ठीक है ना? तो अब आप लोग प्रसन्न है ना? सॉरी फ्रेंड्स, तो एक्चुअल में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था ना, तो फिर कल करते हैं, ठीक है? कल प्रोटीन विटामिन इन सबको एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। वो है ना थोड़ा सा मतलब फोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं बता नहीं था बैटरी लो है, तो वो फोन स्विच ऑफ हो गया था अपने आप। तो अभी मैंने तुरंत चार्ज लगाया है, तो अब है ना प्रोटीन विटामिन ये सब कल करते हैं, ठीक है बच्चा? थैंक यू, जय हिंद। जैसा भी हो बताना क्लास के बारे में कमेंट करके, और मैं अभी आपको नोट्स डाल रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन भी डाल दूंगा रात तक। थैंक यू, जय हिंद।